ओके। तो हमारी एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3। उसमें हमें क्या दिया हुआ है कि हमें कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है उसको इरेशनल प्रूव करना है। कोई भी नंबर अगर हमें दिया हुआ है तो उसको हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो सपोज कि हम कोई एग्जांपल लेते हैं। ऐसा दिया हुआ है, सपोज प्रूव रूट टू इज irrational। प्रूव रूट टू इज irrational। इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कोई भी नंबर अगर हमें बोला हुआ है कि irrational हमें प्रूव करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम कुछ गलत सोचेंगे, फिर हम गलत है ऐसा हम प्रूव करेंगे कि हाँ, हमने जो सोचा था वो गलत है, और फिर बोलेंगे कि नहीं, मतलब कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है दैट्स ट्रू। इस तरीके का हम थोड़ा काम करने वाले हैं। क्या बोला हुआ है हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूव रूट टू इज इरेशनल। तो हम क्या लिखेंगे, लेट, सपोज किया आपने रूट टू इज इरेशनल नहीं है, बल्कि वो क्या है, रैशनल। रूट टू जो है वो इरेशनल नहीं है, रैशनल है। अगर कोई भी नंबर बेटा रैशनल है, कोई भी नंबर अगर रैशनल है तो वो कौन से फॉर्मेट में होता है, पी बाई क्यू फॉर्म में होता है। पी बाई क्यू फॉर्म याद हो तो, अगर कोई भी नंबर लिखो, 3/5, 5/3, 2/1, वैसे। तो अगर रैशनल है तो इसको हम पी बाई क्यू फॉर्म या तो ए बाई बी, जो फॉर्मेट में हमें लिखना है लिख सकते हैं। तो सपोज यहाँ पर हम लिखते हैं A/B फॉर्म में लिखते हैं। यशस्वी बेटा, मैंने तेरा मैसेज पढ़ लिया बेटा। चलो, लेट रूट टू इज रैशनल। रैशनल है तो मतलब क्या होगा, A/B इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, रूट टू लिख सकते हैं। दैट मीन्स A/B इक्वल्स टू रूट टू लिखा हमने। अब क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर ले लो, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। अब खाली इसके स्टेप ही है जो हम करते जाएंगे और अपने आप प्रूव हो जाएगा ये। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों साइड हम स्क्वायर लेते हैं, तो स्टेप क्या बनेगा, ए का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर, एंड रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2। तो अब क्या करो, इसको चेंज करो, 2 डिवाइड में लाओ, बी स्क्वायर को सामने भेज दो। तो स्टेप क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब ये जो हमारा स्टेप बना, उसका कहने का मतलब क्या है, दैट मीन्स ए स्क्वायर को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो आंसर मिलता है वो बी स्क्वायर जितना होता है। दैट मीन्स वी कैन से दैट ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तभी जाके तो आंसर बी स्क्वायर जितना आया होगा। अब ए स्क्वायर अगर डिविजिबल बाय 2 है, तो चलो जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कि हम 16 को
2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आंसर क्या आ रहा है? 8। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। तो 4 भी 2 से डिविजिबल होता है। यस, मीन्स 16 मतलब हमारे लिए क्या हो गया? ए स्क्वायर। तो 4 क्या हो जाएगा? ए। मतलब अगर कोई नंबर का स्क्वायर गिवन नंबर से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर रूट भी वही नंबर से डिविजिबल होगा। इसका कहने का मतलब ये है। तो दैट मीन्स इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन ए इज also divisible by a is also divisible by 2। तो ए भी जो है वो डिविजिबल बाय 2 होगा। तो अगर सपोज कि हमने ए को डिवाइड किया, तो सपोज ए को हमने डिवाइड किया किससे? 2 से, तो कोई तीसरा आंसर मिल रहा है हमें। ए भी हम ले चुके हैं, सी ले लो सपोज। तो ए बाई 2 इक्वल्स टू क्या हो गया? सी। वंस अगेन दोनों का स्क्वायर करो तो क्या होगा? ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 इक्वल टू सी स्क्वायर। क्या किया हमने? टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। अब यहाँ से देखो, 4 को सामने, सॉरी यहाँ से मतलब क्या हुआ हमारा? ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी क्या थी बेटा? यहाँ पर देखोगे तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू ऑलरेडी 2b स्क्वायर है। अगर आराम से देखोगे तो यहाँ से दिख रहा है ए स्क्वायर इक्वल्स टू, हमारे पास यहाँ से देखोगे तो ऑलरेडी क्या है? 2b स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर की जगह ये वैल्यू इसमें प्लेस करो, ए स्क्वायर की जगह इसमें ये वैल्यू प्लेस करो। तो क्या होगा इसका स्टेप? तो चलो लिख लेते हैं क्या होगा इसका ये स्टेप। ए स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया 2b स्क्वायर, डिवाइड में ऑलरेडी 4 तो है ही, दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर। 2 को कैंसिल करेंगे तो क्या होगा? ये 2 2 ज़ा 4 हो गया ये। सो बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर हुआ। ये तो फिर से आगे वाला जैसा हो गया। तो इसका कहने का मतलब फिर से क्या बनेगा? दैट मीन्स बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। और अगर बी स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है तो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, अगर बी स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है तो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तब यहाँ पर तो क्या हुआ? कुछ अजीब सा लग रहा है हमें कि ए बी डिविजिबल बाय 2 है, बी भी डिविजिबल बाय 2 है। तो अगर ए बी डिविजिबल बाय 2 है, बी भी डिविजिबल बाय 2 है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ए और बी का कॉमन फैक्टर 2 है। इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि ए और बी का जो कॉमन फैक्टर है वो कौन है? 2 है। तो लिखते हैं हम दिस मीन्स दैट ए एंड बी हैव 2 as a common factor। A and B have 2 as a common factor। अगर कॉमन फैक्टर है दोनों का तो रैशनल तो हो ही नहीं सकता।
तो मतलब रैशनल हो नहीं सकता, बरोबर ना, क्योंकि रैशनल नंबर अगर है तो उसका कोई कॉमन फैक्टर तो होगा ही नहीं। सो it leads to contradiction to the fact that this leads to a contradiction to the fact that root 2 is rational, क्योंकि रैशनल है तो कॉमन फैक्टर होना नहीं चाहिए, और कॉमन फैक्टर है तो रैशनल तो बोल नहीं सकते। तो ये क्यों हुआ? तो हमने कुछ गलत सोचा था। सो दिस सर कॉन्ट्राडिक्शन, यस बेटा। સર તમે છેલ્લે લખ્યું કે so it leads to contradiction to the fact that root 2 is rational. हाँ તો rational ના irrational ના હવે rational લખ્યું તમે તો ના, contradiction to the fact that root 2 is rational. rational આપણે સપોઝ કર્યું બેટા, રેશનલ આપણે સપોઝ કર્યું એનો મતલબ શું થયો કે કોમન ફેક્ટર ના હોવા જોઈએ, કોમન ફેક્ટર હોવા Okay, sir. જોઈએ નહીં, પણ અહીંયા તો કોમન ફેક્ટર થઈ ગયા ને. So this contradiction has arise because of our incorrect assumption that root 2 is rational. या तो फिर अगर ये नहीं लिखना है ना बेटा कि रूट 2 इज रैशनल, तो इसकी जगह एक दूसरा वर्ड यूज करो। अब ए बी के लिए यूज करना है क्योंकि हमारा ए और बी का कॉमन फैक्टर आया था, तो फिर क्या लिखो? दैट मीन्स द फैक्ट दैट ए एंड बी को प्राइम, ये भी लिख सकते हो, ये भी अच्छा वर्ड है क्योंकि ए और बी के लिए हमें सब कुछ लिखना है, इसलिए कि कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, फिर भी कॉमन फैक्टर आया। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन assumption। तो मतलब रूट टू रैशनल हो नहीं सकता। सो वी कंक्लूड दैट डायरेक्ट root 2 is irrational। ओके, क्लियर बेटा? ये स्टेप आए समझ में? हाँ बोलो बेटा। કોપ્રાઇમ નંબર એટલે શું થાય? કો પ્રાઇમ નંબર એટલા માટે શું કે ભાઈ એના છે ને બેટા કોઈ પણ કોમન ફેક્ટર ના હોય, પહેલો પણ પ્રાઇમ, બીજો પણ પ્રાઇમ, તો પ્રાઇમ નંબરના કોઈ કોમન ફેક્ટર હોય બેટા? જેમ કે આપણે લઈએ 2/5, 3/7, કોઈ પણ નંબર લો, તો આ બધા શું થઈ ગયા? રેશનલ નંબર હંમેશા કો પ્રાઇમ નંબર્સ હોય। જેમ કે એક્ઝામ્પલ આપીએ આપણે, અહીંયા લખ્યું ભાઈ 3/7, તો અહીંયા શું કહેવાય? 3 and 7 આર કો પ્રાઇમ because they do not have any common factor। ओके, ઓકે સર. तो ये मेथड में पहले बेटा थोड़ा भी कुछ भी डाउट? नो सर. अब सपोज यहाँ पर मैं नंबर चेंज करूँ,
√2 की जगह मैंने सपोज √5 लिख लिया, सपोज दूसरा कोई एग्जांपल लेना है सपोज, उसमें मैंने √2 की जगह √5 ले लिया, तो ये पूरे स्टेटमेंट में चेंज क्या होगा, मुझे ये बताओ। क्या लिखेंगे फर्स्ट स्टेप, लेट √5 इज रैशनल, therefore a upon b equals to √5, taking square both sides, तो a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, 5 डिवाइड में जाएगा, बी स्क्वायर सामने, सो ए स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू बी स्क्वायर हुआ, इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, 5 आया है तो 5 आ जाएगा, और अगर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 है तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 होगा। तो ए को जब हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो कोई नया तीसरा नंबर ये सी ले लेंगे हम इजी, फिर से स्क्वायर करेंगे, तो ए स्क्वायर अपॉन 5 दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी 25, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू फिर से यहाँ से प्लेस करेंगे 5 बी स्क्वायर करके, तो क्या होगा फाइनल आंसर में बी स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू सी स्क्वायर। सेम स्टेप, b square is divisible by 5, so b is also divisible by 5. This means that a and b have 5 as a common factor. Same contradiction has arisen because √5 is rational, so we conclude that √5 is irrational. Same step जाएगा बेटा इस तरीके से, पता चला कोई भी नंबर हो, ऐसे √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो, उसके अकॉर्डिंग टू खाली चेंजेस होंगे सर। हो पाएगा बेटा ये? यस और नो? Yes. Yes, Yes, sir. sir. तो कोई डाउट बेटा यहाँ तक किसी को भी थोड़ा? No, sir. ओके, तो देखो इसी मेथड से बेटा ये देखो एग्जाम तो मैं एक्सरसाइज में भी ऐसे सम दिए हुए हैं। फर्स्ट है √5, वो तुमसे हो पाएगा अब सेकंड है 3 प्लस √5, सॉरी 3 प्लस 2 √5, तो इस तरीके का नंबर दिया हुआ है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, सॉल्व कर लेंगे और क्या। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, प्रूव 3 plus 2 √5 is irrational. આખા વર્ષનું તો 2300-2400 क्लास में એટલે આમાં એવું કીધું છે एक मिनट હા एक मिनट स्टॉप कर दो। हाँ, तो जैसे कि हमें दिया हुआ है बेटा प्रूव 3 plus 2 √5 is irrational। तो अब इस तरीके का कभी भी कोई भी नंबर हमें दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे इसमें, वही अभी तक जो करते आए हैं, लेट क्या सपोज करेंगे 3 plus 2 √5 is rational। इसको हम कहने हैं क्या सपोज कर लिया, रैशनल। अगर रैशनल है तो फिर से कौन से फॉर्मेट में लिखेंगे, ए अपॉन बी वाले फॉर्मेट में, देयरफॉर ए अपॉन बी दैट इज इक्वल टू 3 plus 2 √5 होगा। अब इसमें क्या करने का बेटा, जो रूट वाला नंबर है उसको अकेला कर दो लावारिश, सो क्या होगा ए अपॉन बी +3 इस साइड आएगा तो -3 दैट इज इक्वल्स टू 2 √5। बी को मल्टीप्लाई में भेजोगे तो क्या होगा
a माइनस 3b अपॉन b इक्वल्स टू 2√5। 2 को डिवाइड में लेके आओ, सो a माइनस 3b डिवाइडेड बाय 2b दैट इज इक्वल्स टू √5। अब √5 कैसा नंबर है बेटा? √5 जो है वो कैसा नंबर है? √5 जो है वो इरेशनल है। और यहाँ पर हम a माइनस 3b अपॉन 2b को फाइंड आउट करेंगे, वो वैल्यू क्या आएगी? ऑलवेज रैशनल। irrational. Sorry, sir, rational. a और b तो क्या होंगे बेटा? इंटीजर्स ही होंगे ऑलवेज, क्योंकि a अपॉन b, क्योंकि वो रैशनल नंबर है तो इंटीजर ही होंगे ना कोई। सो क्या लिखेंगे? हियर a and b belongs to integer, therefore a माइनस 3b अपॉन 2b ये क्या होगा? रैशनल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? √5 भी जो है वो क्या होगा? रैशनल। क्यों? दोनों इक्वल बताया है ना, दोनों के बीच में साइन क्या है? इक्वल की साइन है। बट √5 रैशनल है कि इरेशनल है? √5 तो इरेशनल है, बट √5 is irrational. √5 is irrational. So फिर से हमारा वो जो अच्छा सा स्टेटमेंट था वही, so this contradiction has arisen because of our incorrect assumption. 9, 10, 10 incorrect assumption. क्या था हमारा इनकरेक्ट assumption? That 3 plus 2√5 is rational. ये हमारा इनकरेक्ट assumption था। So we conclude that directly so we conclude that three plus 2√5 is irrational. मैन है बेटा, इसमें खाली जो स्टेटमेंट लिखना है वही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ है नहीं इतना। ओके સર यस बेटा। તમે પહેલા √5 ને રેશનલ લખ્યું છે ને પછી √5 ને ઇરેશનલ લખ્યું છે એવું કેમ? देख અહીંયા આપણે જો બે સમજાવો, અહીંયા આપણે જો a માઇનસ 3b अपॉन 2b, અહીંયા a અને b એકદમ કોઈ પણ ઇન્ટીજર મૂકતા આનો આન્સર શું આવશે? રેશનલ આવે। તેનો મતલબ √5 પણ શું થયું? રેશનલ હોવું જોઈએ ને, બંને ઇક્વલ છે। એનો મતલબ જો a b belongs to z હોય તો a minus 3b upon 2b is rational, therefore √5 પણ rational, but √5 તો શું છે? irrational છે। એટલે આ શું થયું? કોન્ટ્રાડિક્શન થયું। ओके ઓકે સર। तो वैसे ही हमें और कौन सा एक नंबर दिया हुआ है?
वैसे ही जैसे कि अब 1/√2 दिया हुआ है, तो 1/√2 के लिए क्या करेंगे, इस तरीके से कर दो, a/b इक्वल्स टू 1/√2 ले लो। तो क्या करेंगे, b/a इक्वल्स टू √2 लिख सकते हैं। फिर ये किसके जैसा सम हो गया, हमने जो आगे वाला सम किया था उसके जैसा हो गया, √2 वाला सम किया था ना। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा बेटा ये, Yes, sir. खाली नंबर Yes, sir. Yes, sir. 7√5 किस तरीके से करेंगे, ये जो a/b वाला किया ना वैसे ही 7√5 को क्या सपोज कर लेंगे, रैशनल। सो a/b इक्वल्स टू क्या होगा, 7√5, 7 को डिवाइड में लाएंगे तो a/7b दैट इज इक्वल्स टू √5। तो फिर से यही स्टेटमेंट, a और b बिलोंग्स टू z, तो a/7b रैशनल, बट सो इसका मतलब क्या होगा, √5 भी रैशनल होगा, लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। सो दे लीड टू द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द फैक्ट दैट √5 इज irrational. So with this statement, this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that 7√5 is rational. So therefore we conclude that 7√5 is irrational. वैसे यहाँ पर 6+√2 के लिए a/b इक्वल टू 6+√2 सॉल्व हो पाएगा बेटा। Yes, sir. Yes, sir. और आई थिंक नोट्स तो मैंने भेजी है, इसकी चैप्टर 1 की नोट्स भेजी है ना मैंने ग्रुप में, हाँ सर। तो वो वहाँ पर भी आपको हेल्पफुल रहेगा। वहाँ पर मैंने सारे के सारे इस तरह के स्टेप लिखे हुए हैं, तो वो भी आपको हेल्पफुल रहेगी बेटा। तो एक ये मेथड कंप्लीट हुई। दूसरी एक मेथड है अब 1.4 में। जस्ट एक चालू करेंगे क्लास साइंस से अब यहाँ पर ऐसा हमें दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.4, without actually performing the long division, state whether the following rational number have terminating decimal expansions or non-terminating decimal expansion। तो और अगर टर्मिनेटिंग है तो उसका आंसर भी हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए एक सिंपल सी चीज याद रख लो सबसे पहले तो, कि फॉर terminating decimal expansion, the factor for the denominator must be in the form of 2m and 5n। मतलब कि जो फैक्टर्स है बेटा डिनोमिनेटर के, वो कंपलसरी 2 और 5 के फॉर्म में होने चाहिए। फिर 2 की m मतलब कोई भी पावर हो, 5 की n कोई भी पावर हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा अदर कोई नंबर्स है, मतलब 7, 3, 11 कोई भी, तो वो टर्मिनेटिंग हो ही नहीं सकता। इतना याद रखना है सिंपल में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे, तो वो हमें सीखना है। तो क्या करेंगे इसके लिए हम, तो चलो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन हमें इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 13/3125 है।
तो चलो 3125 जो है उसके फैक्टर्स क्या बनेंगे सबसे पहले तो 3125 के बेटा फैक्टर्स आप बनाओगे तो वो क्या बनेंगे? सारे के सारे फैक्टर्स बनाओ जो 3125 के क्या हो रहे हैं? 5 इंटू कुछ होगा बेटा, चेक करो तो क्या हो रहा है? सर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 5 5 बार 5 हो रहा तो है 5 तो मतलब 3125 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 5 है। तो फैक्टर्स देखो बेटा, 2 और 5 के फॉर्म में है, यस है। 2 भले नहीं है लेकिन 5 तो है ना। तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ये है। अगर ये है तो इसको आगे सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो 13 एज इट इज, 5 ही जो है वो एज इट इज। तो क्या होगा इसमें? अब नीचे 5 है तो मिसिंग क्या है? 2 मिसिंग है। नीचे 5 है तो 2 मिसिंग है। तो देखो 5 की 5 पावर है ना, तो 2 की भी 5 पावर होनी चाहिए। तो हमने क्या किया? 2 की 5 पावर से डिवाइड किया, तो ऊपर क्या करेंगे? उसी से मल्टीप्लाई। ये ध्यान में रखना ऑलवेज। 5 है तो 5 2 ज़ा 10। इस हमें बनाना है 10, इसकी वजह से तो 5 है तो 2 5 भी होना चाहिए। तो जिससे डिवाइड करोगे उसी से मल्टीप्लाई, तब जाके बैलेंस हो गया। अब इसको सॉल्व करो। 13 एज इट इज, 2 5 क्या होगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। सो इंटू 32। तो डिवाइड में क्या हो जाएगा? 5 2 ज़ा 10, तो 10 5 हो जाएगा। तो चलो इसका मल्टीप्लाई करो तो 13 इंटू 32 कितना होगा? 13 इंटू 32 कितना होगा बेटा? 416। सर 416 416। 10 5 को मतलब कैसे लिख सकते हैं? एक के पीछे 5 जीरो, 1 2 3 4 5। तो अब इसको पॉइंट कैंसिल करेंगे तो किस तरीके से लिख सकते हैं इसका आंसर हम? 0.000416 लिख सकते हैं ऐसे हम। खत्म हो गया। तो देखो लॉन्ग डिवीजन भी नहीं किया तो भी हमारा ये फॉर्म में आंसर आ गया। तो ये मेथड हमें करनी है सब में। आया समझ में ये? यस सर यस सर। सेकंड नंबर क्या दिया हुआ है? 17/8 है। तो देखो 17 तो बेचारा एज इट इज, 8 मतलब क्या हो जाएगा? 2 3 लिख सकते हैं बेटा हम। 2 3। तो 2 3 मतलब 2 और 5 के फॉर्म में आ गई पावर। तो मतलब इसको हम क्या बोल देंगे कि यस इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ये है। अब इसको सॉल्व करना है। तो अब मुझे ये बताओ कि किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इसमें हम? सर 5 5 और डिवाइड बाय 5 यस, क्योंकि 2 है तो 5 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। 17 एज इट इज, 5 कितना होगा? 5 5 125। 125। यस। और नीचे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। चलो ऊपर इसका मल्टीप्लाई। 17 इंटू 125 कितना होगा?
2125. 2125. यस 2125 डिवाइड बाय 10⁻³ मतलब 1 2 3। तो पॉइंट निकालोगे तो क्या बनेगा ये 2.125 बनेगा ये। तो ये हो जाएगा 2.125। इसमें किसी को भी थोड़ा भी डाउट? No, sir. No doubt. ओके तो चलो थर्ड क्वेश्चन में जाए। यार बेटा एक्सरसाइज ये पूरी होगी, इसलिए बी मेंटली रेडी फॉर दैट। चलेगा ना? थोड़ा खींच रहे हैं तो 5-10 मिनट। हाँ सर। एसएस का लेक्चर है ना पीछे। सर हाँ, इंग्लिश में। हाँ जो भी हो, एसएस या तो इंग्लिश। चलो फिर क्या दिया हुआ है हमें 64/455। तो चलो 455 के फैक्टर्स बनाओगे तो क्या होगा बेटा? बनाओ दो। फोर 455 के फैक्टर्स बोलो तो क्या हो रहा है? सर 5, 7 and 13. 5 7 एंड पक्का? हाँ सर। तो 5 7 एंड 13। अब 5 था तो हम समझ लेते कि चलो भाई चल जाएगा, लेकिन 7 13 होना चाहिए डिवाइड में, नहीं। तो फिर ये क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, शॉर्ट में लिखा है मैंने। ओके, अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है तो फिर वहीं पर हम स्टॉप हो जाएंगे। तो 4 नंबर 15/1600 है। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो चलो 15 फिलहाल एज इट इज। 1600 के फैक्टर बनाओ तो बेटा क्या होंगे? 2 और 5 के फॉर्म में ही बनेंगे ये तो। सर 2 raised to 6 into 5 raised to 2. 2⁻6 इंटू 5⁻2। यस, तो ये 2 और 5 के फॉर्म में है, मतलब हम बोलेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। अब तो अब इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करेंगे? देखो 15 तो ऑलरेडी है, 2⁻6 5⁻2। तो देखो हाईएस्ट पावर किसकी है? जब भी ऐसा हो तो हाईएस्ट पावर किसकी है? 2 की है ना। 2 की 6 पावर है, मतलब 5 की भी 6 पावर चाहिए हमें। बट 5 की तो 2 पावर है ऑलरेडी हमारे पास, तो मिसिंग कितनी हुई? 4. तो मल्टीप्लाई डिवाइड किससे होगा? 5⁻4 से। क्लियर ये सबको? Yes, sir. Yes sir. तो चलो 15 एज इट इज। 5⁻4 मतलब कितना होगा? 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 625. 625। अब नीचे क्या हो जाएगा? 10⁻6 हो जाएगा। तो चलो ऊपर मल्टीप्लाई करो। 15 इंटू 625 कितना होगा? 9375. 9375. 9375। Sir, 9375. एक के पीछे 6 जीरो लग जाएंगे तो क्या होगा ये? 0.009375
5। खत्म हो गया ये। चलो 5 नंबर में जाते हैं बेटा। अब हम 5 नंबर में क्या है, 29/343 है। अब 343 तो अगर हम याद करें अच्छे से, 343 अगर हम अच्छे से याद करें तो वो क्या है बेटा? क्यूब ऑफ 7, 7 का क्यूब। 7 का क्यूब है। यस, 7 का क्यूब है। दैट मीन्स ये हो गया। अपने आप डायरेक्टली हम बोल सकते हैं दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। NDDE। ओके, रीजन में क्या लिखोगे बेटा कि the denominator does not contain the factor in form of 2 raised to m 5 raised to n रीजन में। ओके, सिंपल है। चलो नेक्स्ट 6 नंबर। इजी है 6 नंबर तो। 23/5 2 raised to 3 5 raised to 2। फैक्टर्स देखे तो 2 और 5 के फॉर्म में ही है। यस, जिसको तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। तो अब चलो मुझे ये आंसर दो, इसमें हम किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? बहुत इजी है। 5 से। सर 5 5 से करेंगे। क्यों? क्योंकि सर 2 की पावर ज्यादा है 3 है, और 5 की इक्वल करने के लिए 1 ही चाहिए, इसलिए 5। ओके यस। तब ऊपर मल्टीप्लाई किसका होगा? 23 इंटू 5 होगा। क्या होगा 23 इंटू 5? 115। 115। 115। और नीचे क्या हो जाएगा? 10⁻³ हो जाएगा। 10⁻³ मतलब 115/1000। तो क्या होगा इसका आंसर? ये 0.115। 0.115। कोई डाउट इसमें किसी को भी थोड़ा भी? नो सर। नो सर। तो फिर जाते हैं 7 नंबर में हम। 7 नंबर है हमारे पास 129/2⁻², 5⁻7, 7�5। बेचारा 7�5 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। 8 नंबर। 8 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? 6/15। अब इस तरीके के क्वेश्चन देखो तो ये तो डायरेक्टली सॉल्व भी हो सकते हैं बेटा। 3 2 जा 6 पहले कैंसिल हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 हो रहा है। तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। चलो इसको सॉल्व करेंगे हम। तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड होगा ये? 2 से। 2 से ही हो जाएगा। 2 ऊपर 2 नीचे। तो 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। तो आंसर विल बी 0.4। जस्ट अ मिनट बेटा, मैं मनन सर को इन्फॉर्म कर दूं कि 10 एक मिनट हमें लगेगा। जस्ट अ मिनट। चलो ओके सर। अब हमारा जहाँ था वहाँ से हम कंटिन्यू करें। ये 8 नंबर हो गया। 9 नंबर। 9 नंबर में क्या दिया हुआ है? 35/50। ये भी अगर आराम से देखोगे तो ये कैंसिल हो सकता है। किससे हो सकता है ये कैंसिल? फाइव से हो सकता है बेटा ये कैंसिल। यस सर। तो 5 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 7 जा, 5 10 जा। तो ये तो यहीं से पता चल जाता है हमें कि ये क्या है?
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, उसमें तो रेडीमेड दिया हुआ है, तो इसका डायरेक्ट आंसर हम क्या लिख देंगे? 0.7। चलो 10 नंबर, 77/210 है। 77/210। तो चलो 77 मतलब 11 7 सा हो जाएगा ये। 210 मतलब 7 × 30 होगा ये। 7 7 कैंसिल हो गया। 11/30 मतलब 3 × 5 × 2, लेकिन अभी भी 3 बच रहा है। अभी भी 3 बच रहा है, मतलब ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ओके बेटा, क्लियर ये सबको यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब इसी का बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे तो उसमें क्या दिया हुआ था कि क्वेश्चन 1 में जो भी टर्मिनेटिंग है उसके आंसर्स लेके आओ। तो हम ऑलरेडी आंसर्स लेके आए हैं। सो अब डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 3, इसमें जो मेथड है वो बेटा हमारे 9th स्टैंडर्ड की मेथड है, इसलिए 9th स्टैंडर्ड भी इसमें थोड़ा रिवाइज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपांशंस as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form P by Q, what can you say about the prime factors of the Q? In short, P by Q फॉर्म में हमें चाहिए। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, क्या दिया इसमें हमें? 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये बेटा रैशनल नंबर होगा? तो हाँ होगा, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन फॉर्म है। तो इसको अगर मुझे पी बाय क्यू फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक के पीछे इसमें कितने जीरो लगेंगे? 9 जीरो लग जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारा आंसर बनेगा। क्लियर बेटा ये सबको? Yes, sir. तो ये हमारा पी बाय क्यू फॉर्म हो गया। सेकंड नंबर हमें ऐसे दिया हुआ है 0.120 1200 1200 डैश 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 चल रहा है। तो ये नंबर तो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल होगा ना ये? क्यों? सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं? इरेशनल बोल सकते हो। और दूसरा अगर बोलना है तो रिकरिंग नंबर नहीं है ये, इसलिए ये क्या हो जाएगा? इरेशनल। अब थर्ड नंबर जो है वो हमें 10th स्टैंडर्ड की अब याद दिलाएगा। ऐसा नंबर दिया हुआ है हमें 43.12345678 और उसके ऊपर बार दिया हुआ है। तो जब भी हमें ऐसा बार वाला जो क्वेश्चन था बेटा इस तरीके से होता था तो हम क्या करते थे? सबसे पहले इसके इक्वल्स टू हम x सपोज कर लेते थे, याद हो तो x इक्वल्स टू लिख दो 43.12345678 उसके ऊपर बार। बार का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन होता है। तो दैट मीन्स वी कैन राइट देम एज x इक्वल्स टू 43.12345678 once again 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से वो कंटिन्यूस रिपीटेशन में रहेगा।
तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते थे, जितने भी डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उतने टाइम 1 के पीछे 0 लगा के उससे मल्टीप्लाई करते थे। तो क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, एक के पीछे 9 0 लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या होगा हमारा स्टेप इसमें, 1 के पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्स। तो ये पॉइंट जो आगे 43 पॉइंट है वो कहाँ चला जाएगा, 9 के पीछे। तो क्या हो जाएगा ये 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश डैश। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक पहले किसी को कुछ भी डाउट बेटा? नो सर, नो सर। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशन, तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, बड़ी वाली ऊपर लिख देते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्स दैट इज इक्वल टू 4 3 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश 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 डैश। और ये अब x वाली, तो x यहाँ पर इक्वल टू 43.123456789 डैश डैश डैश। इस तरीके से हमने लिख दिया। सब्ट्रैक्ट करना है इसको, हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या होगा, साइन चेंज, यहाँ माइनस और ये भी माइनस, तो इतने x में से 1x चला जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने टाइम्स x बनेगा। माइनस यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट के पीछे तो सारे चले गए, लास्ट के 2 डिजिट देखो तो 89 माइनस 43, क्या आंसर होगा 89 माइनस 43, बोलो भाई। 89 minus 43, हाँ 46। अब x इक्वल्स टू क्या होगा, तो 999 जो है जो डिवाइड में चला जाएगा ना, दैट इज गोइंग टू डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारा बेटा हुआ फाइनल आंसर। और इसको अगर देखना है ट्राई करके, तो अगर 3 से ऑलमोस्ट शायद कैंसिल होगा सब, तो 3 से अगर कैंसिल होगा तो इसका क्या स्टेप होगा, तो इसका आंसर इस तरीके से बनेगा, x इक्वल टू 1 4 3 7 1 4 3 7 4 4 8 5 5 8 2। अगर 3 से कैंसिल करोगे तो ये क्या होगा, 3 3 सा 9, मतलब उतने टाइम्स 3 हो जाएगा। तो इतने टाइम्स ये जो था वो 3 हो गया। ओके
और भी देख लो, और भी जो आंसर आया वो फिर से हो रहा है क्या 3 से डिवाइड, कि नहीं हो रहा है? और फिर से करेंगे तो फिर से हो जाएगा बेटा ये। तो x इक्वल्स टू क्या, किसका माइक ऑन हो गया भाई? किसका ये माइक ऑन हो गया बेटा? सर रुद्र प्रताप का। लग रहा है हाँ हो गया 1 मिनट। चलो तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 1 सेकेंड 3 से, तो आंसर क्या बनेगा हमारा? 4791 495194। 1 सेकेंड इसको, तो ये क्या हो जाएगा भाई? 2 3 4 5 6 7 8 9। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। यहाँ तक बेटा किसी को थोड़ा भी डाउट? नो सर। ओके, तो यहाँ तक रखे बेटा आज का लेक्चर।